दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 8 का नॉलेज एंड करिकुलम लाया हूं। उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें हम लोग आज देखेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक के बारे में पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम को कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समिति, सामाजिक परिवर्तन और उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें परीक्षा प्रणाली, ठीक ना, एग्जामिनेशन सिस्टम जितने भी होते हैं वो पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जितना भी एग्ज़ाम आपको कंडक्ट कराए जाते हैं वो पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलते हैं। अगर परीक्षा प्रणाली अगर सही नहीं है तो पाठ्यक्रम को वो प्रभावित करेगा ही करेगा, वो एग्ज़ाम और करिकुलम को पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है अध्ययन समिति। अध्ययन समिति में लोग अगर अच्छे होते हैं तो पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कर देते हैं, अन्यथा वो पाठ्यक्रम बहुत धीरे धीरे हो जाएगा और स्लो हो जाएगा, जिसके कारण पाठ्यक्रम प्रभावित हो जाता है। इसलिए अध्ययन समिति बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है सामाजिक परिवर्तन। दोस्तों, पाठ्यक्रम का निर्माण ही समाज के अनुसार होता है। अगर समाज जिस तरह का होता है उसके अनुसार ही पाठ्यक्रम बनता है। अगर समाज में परिवर्तन आता है तो पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन आना चाहिए या परिवर्तन आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन भी पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले घटक के अंतर्गत आता है, यानी कि ये तीनों पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को महत्व दिया है किस आइडियलिज्म ने? आदर्शवाद ने, प्रयोजनवाद ने, प्रकृतिवाद ने, यथार्थवाद ने। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें आप सबसे पहले ये जाने कि आदर्शवाद किसे कहेंगे, प्रयोजनवाद में क्या आता है, प्रकृतिवाद में क्या आता है, यथार्थवाद में क्या आता है। इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस में क्या आएगा। सबसे पहले चलते हैं प्रकृतिवाद। ठीक है, प्रकृतिवाद जो होता है, ठीक है, ये व्यक्तिगतता पर बल देता है, यानी कि इसमें व्यक्तिगत जितने भी व्यक्ति होते हैं उसकी अपनी खुद की पर्सनालिटी पर उन पर डिपेंड होता है प्रकृति विज्ञान, और इसको प्रकृतिवाद भी कहते हैं। इसमें व्यायाम, खेलकूद क्या आता है दोस्तों, व्यायाम, खेलकूद अभी प्रैक्टिस उतना गहरा नहीं है, लेकिन ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। खेलकूद और तैरना, कूदना, ये सब प्रकृतिवाद में आता है। ठीक है, इसके बाद प्रयोजनवाद में जितने भी कटाई, बुनाई, दुकानदारी, समाज आदि क्रियाएं जितनी भी होती हैं सब इसके अंतर्गत आते हैं, प्रयोजनवाद के अंतर्गत। आदर्शवाद के अंतर्गत शाश्वत मूल्य और आदर्श पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद यथार्थवाद जो होता है इसमें वास्तविक जीवन से जोड़कर इसको रखा जाता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम में, ठीक ना, वैज्ञानिक विषयों को महत्व दिया गया है तो वो है प्रयोजनवाद में। ठीक ना, प्रयोजनवाद में आपको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। प्रयोजनवाद ये बताता है आपको कि वास्तविक अनुभव या आप सामाजिक क्रियाएं या व्यावसायिक क्रियाएं जो वैज्ञानिक ढंग से करते हैं वो प्रयोजनवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यानी कि पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों को महत्व दिया है प्रयोजनवाद ने। ठीक ना, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को सम्मानित किया गया। देखिए व्यावसायिक, अभी मैंने बताया कि यथार्थवाद तो वास्तविकता पर की ओर लेके जाता है, प्रकृतिवाद व्यक्तिगतता पर बल देता है, आदर्शवाद में शाश्वत मूल्य और आदर्श पर बल दिया जाता है, और प्रयोजनवाद द्वारा
ठीक ना। व्यापारिक व्यवसाय, दुकानदारी, दुकानदारी और ये आपका व्यवसाय साय पर बल दिया जाता है, इसलिए इस व्यवसायिक विषयों पर प्रयोजनवाद, ठीक ना, प्रयोजनवाद ने व्यवसायिक विषयों को सम्मिलित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठ्य वस्तु को अनुभव केंद्रित बनाया। देखिए अनुभव केंद्रित का यहाँ पे आप अर्थ हम जानेंगे। अनुभव हमें कब होगा, ठीक है, तो हम लोग कुछ करेंगे, कुछ क्रिया करेंगे, तब हमें अनुभव होगा। ठीक ना। छात्र केंद्रित, अनुभव केंद्रित, अनुभव केंद्रित, अनुभव का मतलब ये कि हम लोग लर्निंग बाई डूइंग की क्रिया करेंगे, तब जाकर हम लोग को अनुभव मिलेगा। और ये कहाँ मिलेगा आपको, कौन से बाद में, लर्निंग बाई डूइंग की प्रक्रिया के अंतर्गत, तो प्रकृतिवाद में। ठीक है, प्रकृति में, हम प्रकृति में खेलते हैं, कूदते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, तैरते हैं, व्यायाम करते हैं, जितनी भी प्रक्रिया करते हैं सब प्रकृति में करते हैं और उन्हीं से हम लोग अनुभव प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रकृतिवाद में पाठ्य वस्तु में अनुभव को शामिल किया गया है, यानी कि अनुभव केंद्रित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। छात्र केंद्रित बनाया गया, किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत छात्र केंद्रित बनाया गया? आदर्शवाद ने, प्रकृतिवाद ने, यथार्थवाद ने, प्रयोजनवाद ने। अब देखिए छात्र केंद्रित, अब छात्र केंद्रित, तो इसमें व्यक्तिगतता पर बल दिया गया। व्यक्तिगतता यानी कि अपनी खुद की पर्सनालिटी पर बल दिया गया। तो ये आपको पहले मैं बताया, तो प्रकृतिवाद ने, ठीक ना, प्रकृतिवाद में व्यक्तित्व पर बल दिया गया, प्रकृतिवाद में व्यक्तित्व पर बल दिया गया, छात्र केंद्रित बनाया गया। ठीक है, व्यक्तित्व पर बल दिया गया प्रकृतिवाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने प्रश्नोत्तरी विधि का विकास किया? तो इसका आंसर होगा सुकरात ने प्रश्नोत्तरी विधि का विकास किया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। व्याख्यान विधि दिया गया। देखिए व्याख्यान का मतलब ये कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में पूरा डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में पूरा व्याख्यान देते हैं। ठीक है, तो प्रकृतिवाद में क्या कहा गया था? प्रकृतिवाद में हम लोग खेलना, कूदना, व्यायाम करना, अनुभव लेते थे, हम लोग अपना अनुभव लेते थे। ठीक है, और यथार्थवाद में वास्तविकता पर चलते थे। आदर्श में हम लोग शाश्वत मूल्य पर चलते थे। और प्रयोजनवाद में हम लोग किस पे बल देते थे? प्रयोजनवाद के द्वारा कोई भी परियोजना पर, ठीक ना, कोई भी योजना बनाते हैं, ठीक ना, उस पर प्रयोजनवाद बल देते हैं। ठीक है, तो आदर्शवाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग कला, साहित्य, एक मिनट, देखिए प्रकृतिवाद में तो अनुभव काम कर रहे हैं, यथार्थवाद में वास्तविकता पर डिपेंड करते थे, और आदर्शवाद में हम लोग अपने मूल्य को देखते थे। ठीक है, तो मूल्य में जैसे कि कला, साहित्य, और साथ में आपका भूगोल, ये सब एक लिटरेचर सब्जेक्ट्स है। ठीक है, लिटरेचर सब्जेक्ट्स यानी कि हम लोग उसमें बोलते रहते हैं, व्याख्यान करते रहते हैं। इसलिए आदर्शवाद के द्वारा हम लोग भूगोल, साहित्य आदि विषयों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। और इसकी थ्योरी किसने दी थी? आदर्शवाद के द्वारा मिली थी हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान हैं। तो देखिए पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के कितने सोपान होते हैं?
4, 5, 3, 7। तो इनके 4 सोपान होते हैं। कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान होते हैं? तो पहला देखिए, पहला होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन, रिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा होता है डिजाइन, तीसरा होता है बिल्डिंग द कंटेंट। इसका अर्थ मैं समझाता हूं अभी। और चौथा होता है दोस्तों इवैल्यूएशन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग गैदरिंग द इंफॉर्मेशंस, हम लोग कोई भी सूचना को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद उसका डिजाइन तैयार करते हैं, मॉडल तैयार करते हैं कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बिल्डिंग द कंटेंट, कंटेंट बनाते हैं कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ डाला जा सकता है ये, और या वर्गीकृत कर लेते हैं हम लोग कंटेंट बनाकर, ठीक है। इसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो इन चारों से हम लोग पाठ्यक्रम का निर्माण का ये सोपान है। सबसे पहले कोई चीज़ को हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इसके बाद उसको डिजाइन में ढालते हैं, इसके बाद उसका एक बिल्डिंग तैयार करते हैं, एक खाका तैयार करते हैं उस कंटेंट का। इसके बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। इस तरह से हम लोग पाठ्यक्रम का निर्माण कर पाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये निर्माण भी होता है पाठ्यक्रम का, करिकुलम का। शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। और ये डी नंबर, ये सब, ठीक है। तो ये सब इसमें आएगा, ये सभी। तो ये शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है और क्रियात्मक होता है। एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है, जैसे कि आप रॉस के बारे में सुने होंगे। रॉस ने कहा है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास होना चाहिए, ठीक ना। शिक्षा तभी विकास संभव है जब व्यक्ति का ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास होता है, तभी रियल में वो शिक्षित व्यक्ति माना जाता है। और शिक्षा का यही उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रकार हैं। ज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रकार हैं। कितने प्रकार के ज्ञानात्मक क्षेत्र हैं? 4, 6, 5, 3। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रकार हैं 6। कितने क्षेत्र हैं? प्रकार हैं 6। कौन कौन? चलिए देखते हैं उसको भी। सबसे पहले आता है ज्ञान, इसके बाद आता है आपका समग्रता, इसके बाद आता है अनुप्रयोग, इसके बाद आता है आपका विश्लेषण, इसके बाद आता है संश्लेषण, इसके बाद आता है मूल्यांकन। ठीक है। सबसे पहले ज्ञान, नॉलेज दिया जाता है सबसे पहले। इसके बाद कंप्रीहेंशन आदमी के अंतर्गत आता है। सबसे पहले कोई चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, इसके बाद हम लोग उसको कंप्रीहेंशन समझते हैं, इसके बाद अनुप्रयोग करते हैं, इसके बाद उसका विश्लेषण छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, इसके बाद टुकड़े में बांटने के बाद उसका संश्लेषण करते हैं, एक बड़े भाग में उसको जोड़ते हैं। इसके बाद लास्ट में हम लोग इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करते हैं। ये आपके क्या हैं? ज्ञानात्मक क्षेत्र के प्रकार हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग ज्ञान को अर्जित करते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का स्तर। अब देखिए, शिक्षण का स्तर है बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, उपयोग सभी। तो ये सभी बोध स्तर के कारण भी हम लोग शिक्षण करते हैं, स्मृति स्तर को भी के कारण हम लोग शिक्षण लेते हैं, और चिंतन स्तर, अगर किसी चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी है अपनी स्मृति में लाते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तब हम लोग उसके बारे में सीख जाते हैं, तो हम लोग को शिक्षण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि है, प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि। अब देखिए दोस्तों, प्रजातांत्रिक शिक्षण विधि क्या है? कोई भी विधि, ऐसी विधि जो प्रजातंत्र है, प्रजा यानी कि प्रजा को बोलने का अधिकार हो, जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं उसको खुले दिल से बोलने का अधिकार हो। तो उसमें योजना विधि तो हम लोग पहले बनाते हैं और उसमें वो फिक्स ही डाटा रहता है, उसके अनुसार ही पढ़ाते हैं, ठीक ना। प्रश्नोत्तर विधि की प्रश्न ही फिक्स रहता है, उसमें प्रश्न करते हैं और बच्चा लोग समझ जाता है। व्याख्यान विधि, देखिए हम लोग अपने मन से शब्दों को जोड़ना और वाक्यों को जोड़ सकते हैं, नए नए शब्दों को जोड़ सकते हैं और वाक्य को भी जोड़ सकते हैं। किसमें? आपको, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र हैं, प्रजातंत्र हैं, ठीक ना, प्रजातांत्रिक शिक्षण कर रहे हैं, तो उसमें व्याख्यान विधि के द्वारा हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप दिया था, ठीक है। अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठचर्या प्रारूप किसने दिया था? तो देखिए NCERT, NCTE, SCERT और SIE ने, तो इसका प्रारूप दिया था आपको NCTE। इसका फुल फॉर्म आप जानना जरूरी है, क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये NCTE ने अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप दिया था, जो 2009 में आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। NCTE अभी आपने पढ़ा था, ठीक है, NCTE की स्थापना हुई थी, ठीक ना। ये 2009 में संशोधन होकर ये अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठचर्या रूप दिया गया था, लेकिन ये बना कब था रियल में? तो ये देखिए 1956, एक मिनट, 1956, 1995, 1953 और 1900, इसमें तो दिख नहीं रहा, 2001, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसमें 1900 आपको 95 में ये तैयार किया गया था डाटा, ठीक है। ये NCTE की स्थापना 1995 में हुई थी। अब कुछ आ रहे हैं दोस्तों, एक मिनट मैं यहाँ से ले लूँ। 8+4+3 की शिक्षा का पैटर्न दिया गया था, ठीक है। तो वो कब दिया गया था? NPE 1979 में, ठीक ना, ये पैटर्न दिया गया। नेशनल, अब NPE क्या है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है, उसमें 1979 में, ठीक है, 1979 में NPE 1979 में 8+4+3 शिक्षा का पैटर्न दिया गया था, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।